जय हिंद आप सभी को। पिछले वीडियो में हम लोग आप बताए थे सेल खनिज क्या होते हैं, मेंटल कितना प्रतिशत भाग पूछा गया एग्जाम में, क्रोड कितना होता है। ये फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम समझाए थे आपको कि स्थल मंडल का निर्माण कहाँ से होता है। मेंटल ये बीच वाला पार्ट मेंटल है। फिर क्रोड बताए थे किससे मिलके, सियाल सीमा क्रोड आके नीफे क्यों कहते हैं। ऊपर पट्टी पे महाद्वीपीय भाग कितना 35 किलोमीटर होता है, महाद्वीप में महासागर में 5 किलोमीटर। फिर मैंने आपको उससे पहले वीडियो में समुद्री गुफा बताया था, पर्यावरणीय तंत्र बताया था क्या होता है। आप लोग रटते हैं पर समझ में नहीं आता है, याद रखिए। इस पिछले वीडियो में जाके देखिए, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वीडियो खोलिए, आप थोड़ा सा दायां बायां देखिएगा, प्लेलिस्ट दिखा होगा, प्लेलिस्ट में सारा दिखा हुआ है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी गहराई में खोदा गया जो है नीचे धरती के अंदर 4 किलोमीटर अफ्रीका में, और 6000 किलोमीटर जो है 6000 मीटर जो है किलोमीटर की गहराई तक है पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। उससे आग्नि चट्टान तक हम बताए थे। ये आपको एक बार और हम बता देना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोग को बताया था, थोड़ा सा वेट करिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो इग्नियस चट्टान है इसी को आग्नेय बोलते हैं, और ये आग्नेय चट्टान किसके उदाहरण है। सॉरी, देखिए पेन लेते हैं हम लोग, पेन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए आग्नेय चट्टान मैंने बताया था लैटिस इग्निस बना है। अब देखिए आग्नेय चट्टान जो मैग्मा पिघलता है, मैग्मा बाहर निकल के पिघलने की वजह से जमता है, उसी से आग्नेय बनते हैं। और दूसरा बचता, देखिए आप लोग ध्यान से फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो ध्यान से इस पार्ट को देखिए, सेल और खनिज। देखिए आप देखिए आग्नेय इग्निस सेल अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं, कायांतर मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जो ठोस का निर्माण होता है इसी को बोलते हैं आग्नेय। उसके बाद इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल। प्राथमिक सेल, ध्यान से ही देखना है कि मैग्मा से बनने वाले जो सेल बनते हैं जिसको कि आग्नेय बोलते हैं, इसी को प्राथमिक सेल बोलते हैं। याद रखिए डायरेक्ट इसमें बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले बार कि प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन से हैं, तो दे देंगे आपको इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, हिंदी में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। याद रखिएगा इस तरह के सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं। फिर देखिए प्राथमिक, उसके बाद अंतर्वेदी सेल, बहिर्वेदी सेल। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर्वेदी, दूसरा होता है बहिर्वेदी। जब द्रवित लावा, जब ये पिघला वाला पृथ्वी की सतह पर आता है तो बहिर्वेदी आग्नेय होता है। जब अंदर ही जम जाता है तो उसको बोसाल्ट कहते हैं। फिर से बोल, जब द्रवित लावा पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं उसको बहिर्वेदी आग्नेय कहते हैं। जब ये बहुत महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए देखिए ध्यान से, इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है, ये जो बाहर पड़ते हैं बोसाल्ट। दक्कन के पठार, ये जितने सेल हैं ये सभी बाहर आके जमते हैं, याद रखिएगा ये बाहर है। अंतर्वेदी में क्या होंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, दक्कन का बोसाल्ट पठार आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। ये लावा पठार जो बनती काली मिट्टी या आग्नेय बोसाल्ट पर्वत चट्टान का उदाहरण है। अंतर्वेदी चट्टान सेल कौन सा है, धीरे धीरे अंदर ही ठंडा हो जाता है, इसी को ग्रेनाइट सेल है, इसी सेल का उदाहरण है। तो याद क्या समझे, बोसाल्ट आग्नेय का जो बाहर में जमा लावा वो बोसाल्ट है, उसी से दक्कन का पठार निर्माण हुआ, और ये अंदर जो जम गया जो लावा उसको ग्रेनाइट कहते हैं। यही देखते हो ग्रेनाइट सेल होते हैं, यही ग्रेनाइट सेल कहलाते हैं। लेई मसाले तथा दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट किसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा पत्थर होता है ये, ठीक है। अब देखिए जीवाश्म को मैंने पहले ही बनाया था, मृत पौधे और जीव, जिससे कोयला होता है इसलिए कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कायांतरित सेल के उदाहरण है, याद रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आपसे पूछ लेगा ग्रेनाइट चट्टान के उदाहरण, दूसरा बोसाल्ट पूछ लेंगे, स्टेटमेंट देंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन, कोयला, जो कायांतरित सेल बहुत सालों तक दबे रहने के बावजूद बहुत उच्च ताप और दाब से ये कायांतरित होकर कोयला का निर्माण होता है। अब देखेंगे सेल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। याद रखें ये जो सुनिए, ये जो लुढ़ककर चटककर दूसरे टकराया या अपर्दन हुआ, अपर्दन के बाद मैंने बताया था निक्षेपण द्वारा छोड़ देते हैं, और ये जो बचते हैं पदार्थ इसको अवसादन कहते हैं। मैंने आपको 6th क्लास साइंस याद करिए, गिलास में बालू को बैठ जाना वो क्या हुआ, अवसादन हुआ। सुनने कुछ आ गया, चलिए
ये अवसाद हवा जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते। ये हवा से भी आ सकते हैं, जल से भी आ सकते हैं और वायु द्वारा भी आ सकते हैं, सॉरी हवा जल तत्व के द्वारा आ सकते हैं। ठीक है, जमा कर दिए जाते हैं इसी को। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सैल को अवसादी सैल कहते हैं। समझ में आ गया अवसादी कैसे होता है? ग्रेनाइट मैंने आग्नेय बताया, ग्रेनाइट बताया, साथ साथ अवसादी बताया। कायांतरित ये रहा आपका कोयला जीवाश्म से द्वारा। समझ में आ रहा है अवसादी क्या हुआ? क्लियर है। बलुआ पत्थर रेत के दानों, फिर सुनिए, बलुआ का पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पे रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। समझ रहे? अवसाद का मतलब क्या हो? जो बिखर के एक दूसरे जगह कहीं जाके जमा हो गया। तो बलुआ पत्थर किस सेल का उदाहरण है? अवसादी। कोयला किसका है? कायानंतरित सेल। ठीक है, अग्नि एवं अवसादी। अब आपको हम दोनों बता दिए, अग्नि अवसादी। चलिए नीचे देखते हैं क्या कहता है। उच्च ताप एवं दाब के कारण कायानंतरित सेलों में, ध्यान रहिए क्लास 7 का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं हो सकती है उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर परिवर्तित हो जाते हैं। फिर समझिए अग्नि एवं अवसादी दोनों जो चट्टान है, ताप एवं दाब के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कायानंतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ध्यान से देखिए, ये जो है, सुनिए फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आग्नेय है ना, आग्नेय प्लस अवसादी, ये दोनों क्या होते हैं? टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के द्वारा क्या ऐसा सेल बन जाते हैं? कायांतरित सेल। ठीक है, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना पत्थर, संगमरमर और कोयला तो जानते ही हैं कायांतरित सेल में परिवर्तन अवसादी सेल है ये। ठीक है, चलिए हम लोग तेजी से वही पॉइंट पढ़ रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में एनसीईआरटी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेल हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं। सेल जो होते हैं उपयोगी तो होते ही हैं, आखिर कहाँ उपयोगी होते हैं देखते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर बनाने के लिए नहीं पढ़ना है पिट्ठू, कुछ नहीं पढ़ना है। जो ज़रूरत वाला चीज़ है बस एक चीज़ जान देना है, ताजमहल हमारा सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये कायांतरित होता है। लाल किला बलुआ पत्थर के उदाहरण है, ये अवसादी होता है। समझ में कुछ आया ना? देखिए लाल किला लाल बलुआ पत्थर बना है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं ताजमहल लाल बलुआ पत्थर से कौन सा बना है। ठीक है, हिस्ट्री में। अब देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आपको डायरेक्ट या तो स्टेटमेंट देंगे या तो आपको बिहार पुलिस में डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे ही ग्रुप डी, ऐसे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में कोई अंतर नहीं रहता है, फर्क यही है। आपको डायरेक्ट देंगे यहाँ से, एक सेल से दूसरे सेल में क्या कहते हैं, सेल चक्र, अलग अलग ऑप्शन, स्टेटमेंट बना के दरोगा में। ठीक है, आग्नेय सेल, सुनिए आपको मैंने पहले ही बताया था, मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का बनाते हैं। क्लियर, अब सब बता दिए आग्नेय से अवसादी कैसे बनता है, एक दूसरे से जाके कहीं भी जाके बह के मिल जाना। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल का पुनः पिघलकर, अब देखिए ये आग्नेय और अवसादी दोनों बहुत ताप और उच्च दाब के साथ क्या बना, अभी बताए थे, क्या ऐसा बना, कायांतरित बना। ठीक है, लेकिन फिर ये पिघलकर, या क्या होता है, फिर ये पिघलकर क्या बनते हैं, द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यही द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय बन जाता है। यही पुनर्चक्रण फिर प्रकृति में भी चलते रहता है। आइए सेल चक्र दिखाते हैं आपको। ये रहा सेल चक्र। आपको एग्जाम में ऊर्जा चक्र पूछा जा चुका है, फूड भोजन चक्र पूछा गया है। देखिए ध्यान से, ये अवसादी सेल है। अवसादी सेल का क्या हुआ, कायांतरण कैसे हुआ, उच्च ताप और उच्च दाब पर। फिर ये कायांतरण के बाद क्या बना, कायांतरित सेल सभी बताए, उच्च ताप से मैग्मा बना। अब ये मैग्मा भी डायरेक्ट अवसादी सेल से भी मैग्मा बन जाता है। और ये यहाँ से देखिए आग्नेय सेल से मैग्मा कैसे होता है, मैग्मा से ही तो आग्नेय सेल बनता है। देखिए कितना मिला हुआ है सब कुछ। फिर ये अवसाद, आग्नेय सेल क्या बना, अवसाद बना। फिर ये अवसाद से अवसादी सेल बना, ये वापस अवसाद तलछट बना। तो यही चीज़ आपको क्लियर करना है। ठीक है,
खनिज प्राकृतिक रूप से, जब आप 9th-10th पढ़ाएंगे ना, तो जब यहाँ से पढ़े रहिएगा ना भैया, तो 9th-10th को आप गर्दा और लुसेंट को धूर्दा उड़ाइएगा। ऐसे ही मजा आता है लुसेंट पढ़ने में, ठीक है। मैं वो भी पढ़ाऊंगा जिसका निश्चित भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो क्या होता है नहीं समझेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या है नहीं जानना है, बस ये पढ़िए द्रवित मैग्मा। आप लोग सभी का आंसर दीजिए कमेंट में। द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन सा, चलिए बता देता आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड, अभी बताए थे। लेकिन सबसे ज्यादा मेंटल 83%, 16% क्या होता है बताए थे, क्रोड। 83% क्रोड, 16% मेंटल और 0.5% ऑलमोस्ट भूपर पट्टी पर, ठीक है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसका उदाहरण है, खनिज का है। कोयला खनिज का उदाहरण है, लेकिन अगर पूछेगा किस प्रकार का सेल है, तो जीवाश्म सेल है। लेकिन उदाहरण ये क्या है, खनिज ही है, तो ध्यान रखना है। देखिए यही चीज है कॉमन। सेल अवसादी सेल है पृथ्वी, हम लोग इसको नहीं बनेंगे, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्रूड क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है, नहीं। सियाल सीमा क्रूड को लोहा और निफे से बनता है, तो क्रूड सिलिका एल्युमिनियम से बिल्कुल नहीं बनता है, इसीलिए इसको नहीं मारना है। क्रूड भीतरी परत होता है, ठीक है। चलिए फिर कुछ आंसर दिया नहीं है, तो सेल स्लेट में बदलता है, खनिज सड़क के मार्ग बनाने के लिए, तो ये वाला थोड़ा सा गलत मुझे लगता है, ठीक है। आइए हम लोग चैप्टर 3 में आप डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखिए हम लोग फास्ट निकलेंगे, मजा आएगा। देखिए पृथ्वी चैप्टर में देख लीजिए क्या है, और आप लोग बोलते हैं ओल्ड न्यू, कुछ नहीं है, हमारी पृथ्वी मिलेगा आपको। आगे पीछे चैप्टर खोजिए, पहला जहाँ पे दिया हुआ रहता है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। पृथ्वी के अंदर पीला हुआ पदार्थ मैग्मा वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। देखिए ये भी स्टेटमेंट दे सकता है आपको, ठीक है, जैसे क्रियाक्रम दिखाया गया है, वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। कैसा घूमता है, अब देखिए प्लेट की इस गति के कारण, सुनिए पृथ्वी के अंदर, सुनिए फिर से, पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, ठीक है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, देखिए ये जो बल उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। सुनिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित बल या एंडोजोनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हम आपको वही लाइन बता रहे हैं जो सवाल बनते हैं जहां से, ठीक है। अब देखिए बहिर्जनिक क्या होता है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक या एक्सोजनिक पूछ सकते हैं, ठीक है। आप उल्टा के दे सकते हैं, स्टेटमेंट में आप तैयार रहिएगा। अब देखिए अंतर्जनित बल सभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति है। भूकंप या ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आइए हम लोग आज देखते हैं पृथ्वी की गतियां, कौन कौन गतियां हैं, एक अंतर्जनित एक बहिर्जनित। अंतर्जनित में आकस्मिक बल, उसके बाद कौन सा बल होता है, पटल विरूपण बल। सुनिए आपको डायरेक्ट पूछेगा पटल विरूपण बल कौन सा बल का उदाहरण है, तो मुंह देखिएगा चारों तरफ। आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल दोनों अंतर्जनित बल का उदाहरण है। अब देखिए आकस्मिक बल क्या है, भूकंप है, ज्वालामुखी या भूस्खलन है। आपको दे देगा ज्वालामुखी किस प्रकार का बल है, आकस्मिक है कि बहिर्जनित है, घुमाता है। आपको ऐसे ही पढ़ना है। अंतर्जनित में आकस्मिक, पटल विरूपण, आकस्मिक में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन तीनों आता है। पर आकस्मिक कैसे याद करेंगे, तीनों अचानक आता है। पटल विरूपण पर्वत निर्माणकारी बल होता है। पर्वत निर्माणकारी बल कौन सा होता है, पटल विरूपण। अब आते हैं बहिर्जनित, अपर्दन और निक्षेपण। मैंने बता दिया है, नदी बहता है, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। क्लियर, समुद्री तरंग से मैंने बताया था समुद्री गुफा का निर्माण होता है। हिमनद से मैंने बताया था हिमोड का निर्माण होता है। अब पवन से लोयस बनता है, मैं सब पढ़ाऊंगा, मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। तो कैसा छिद्र होता है, सुनिए ये जो है, सुनिए पहले फिगर देखिए, ये जो है इसको क्रेटर बोलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट में बोलता है ना, आप रटते हैं, ऊपरी खुला हुआ मुंह भाग को क्रेटर कहते हैं, इसी से गैस और राख निकलता हुआ है, रटना नहीं है। देखिए ध्यान से, यही क्रेटर है, यही वाला मुंहमा वाला भाग जो शंकु आकार का खुला रहता है, यहीं से गैस और राख निकलता है। और ये निकास वेट होता है, लावा यहाँ जल के बाहर निकालता है, इसी से मैग्मा बना, ये बोसाल्ट बना। यहाँ पे क्या बना आप बताइए, अंतर्जनित मैग्मा जो अंदर जम जाता है उससे कौन सा सेल बनता है, मैंने बताया है, पीछे जाके आप आंसर बताइए। अब देखिए भूपर पट्टी और मेंटल देखिए 16% रहता है मैग्मा को। अब आइए डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर पट्टी के देखिए यह कंपन, देखिए
इस प्रकार भूमंडलीय प्लेटों की गति करने पर गति को किया प्लेट, गति करने के बाद कंपन हुआ और कंपन करने के बाद भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, सुनिए, उसी को उद्गम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उद्गम क्षेत्र। याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। जहां पर भूपर पट्टी ऊपरी वाले भाग पे जहां पहली बार महसूस होता है उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। आज मैं समझाता हूं, आप लोग बड़ी रटते हैं लेकिन याद नहीं होता है। जहां पर, सुनिए, जहां पर केंद्र में, फिर से सुनिए, भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ हुआ उसे उद्गम केंद्र। ये भूपर पट्टी है, उसके नीचे कहीं पे एक क्रोड में गोल वाला भाग पड़े है ना, जहां पे पहली बार प्लेट कंपन किया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। अब फिर जब ये धरातल पे आता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। समझ में आ गया अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। आपको स्टेटमेंट बना के आएंगे कि अधिकेंद्र वो है जहां पे पहली बार भूकंप उत्पन्न होता है, नहीं, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। पहली बार धरातल पे जहां महसूस होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और सर्वाधिक नुकसान यहीं पे होता है। समझ में आया? अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होते हैं। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। समझ में कुछ आ रहा है? आइए आपको समझाते हैं। देखिए, भूकंपित तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकला, यहाँ पे महसूस हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस भाग को, ये रहा आपका, देखिए कितना बढ़िया से आपको ये पृथ्वी को काट के बताया गया है। इस पृथ्वी के उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न हुआ उसे भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहता है। ये केंद्र है, यहीं पे क्रोड है। यहाँ पे जब ऊपर गया तरंगे, अब पहली बार जब भूपर पट्टी पे महसूस हुआ उसको अधिकेंद्र कहते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा झटका महसूस होता है। ये प्लेट सीमा है, ठीक है। एक और चीज, भूकंपित तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं। भूकंप रटते हैं आप लोग, 3 प्रकार की तरंगें, पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य। याद करिए, आप लोग को आता है, आप लोग रटते हैं। पी तरंग इसको प्राइमरी तरंग बोलते हैं, उसी को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। एस तरंग जिसको सेकेंडरी तरंग या गौण तरंग बोलते हैं उसका अनुप्रस्थ बोलते हैं। और तीसरा एल एवं पृष्ठीय तरंग। तो पी एस एल याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठ याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए स्पीड करा रहा हूँ कि आप लोग को इतना पता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन आप लोग को याद है बहुत कुछ, आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसी तरह आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, अपने बुक में अंडरलाइन करना है। नहीं हो तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं हम, उससे पढ़िए। जिसके पास न्यू है, आगे पीछे देखिए नहीं मिलता तो ओल्ड पढ़िए, न्यू हम पढ़ाएंगे। अब देखिए, भुर्ज में भूकंप के झटके, सुनिए, इस तरह क्वेश्चन आए थे। भुर्ज में जो भूकंप के झटके हुए थे 2001 में, ये कितने थे? तो 6.9 तीव्रता। एक लड़का हमको क्या बोलता है ना कि भैया पूछ लिया था 2001 का क्वेश्चन। अब देखिए 2001 का क्वेश्चन है कि ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यही चीज है, आप लोग को सबको बोलते हैं भैया 5 साल 4 साल पहले पूछ रहा है। नहीं, आपका एनसीईआरटी से जो भी योजना है वहीं से पूछते हैं। याद रखिएगा 2001 में भुज शहर में एक है 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप था, ठीक है। देखिए यही दिया हुआ, 971 छात्र और 31 शिक्षकों का मौत हुआ, भुर्ज में तबाही, है ना, इस तरह के आग। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, यहाँ आइए। देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप मापी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.00 से कम होती है उसका प्रभाव नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कितना से नीचे होने के बाद भूकंप की तीव्रता नहीं उसका प्रभाव होता है। तो 2654 ऐसे दिया था। तो याद रखिएगा 2 से नीचे, जैसे आपको तो 0 भी दे देगा आंसर में, याद रखिएगा 2 से नीचे जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, सुनिए, उसको 5.0 होती उस वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। अगर 5 हुआ ना, यहाँ तो 6.9 था, 5 हुआ ना तो यही वस्तुओं को और बिल्डिंगों को गिरा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 है वो अथवा उससे अधिक होती है, वहाँ हानि उससे अधिक होती है। और जो बहुत शक्तिशाली की तीव्रता वो 7 पॉइंट होती है। समझ में आ रहा है ना, क्या समझे जा सकते हैं। 6.9 जो बूढ़ वाला था वो ऑलमोस्ट 7 था।
इसीलिए वो बहुत खतरनाक था। ये देखिए भूकंपमापी है। अब आते हैं प्रमुख स्थलाकृतियाँ। अपक्षय अपर्दन। अपर्दन तो पता है, जो पत्थरवा टूट टूट के घिसता है। निक्षेपण पता है, जो बहा कर ले गया। अवसादन पता है, जहाँ पे छोड़ दिया। समझ में आ गया अपर्दन निक्षेपण क्या हुआ? तोड़ा फोड़ा मशीन, एगो तोड़ने वाला, एगो बहाने वाला, एगो जमा करने वाला, यही अपर्दन निक्षेपण और अवसादन है। ठीक है, दो प्रक्रमों द्वारा भूविदिश लगातार विकृत होती रहती। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की शैल को टूटने को अपक्षय कहते हैं। समझ में आ गया अपक्षय क्या हुआ? जो शैल जो है वो टूटने पर अपक्षय बनता है। भूदृश्य पर जल, पवन व हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन पहले बताए थे, हिम जल पवन सबके द्वारा होता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। फलस्वरूप एक स्थान से निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रम को पृथ्वी के धरातल निर्माण करते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो बेटर है। अब देखिए ये है कठोर शैल, ये जल, शक्ति, कांटे, मृदु शैल। ठीक है, यही तो हुआ। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? आपको पता होगा, आंसर में बताइए। आप लोग बहुत पढ़े हैं। सुनिए, यहाँ से एनटीपीसी में डायरेक्ट पूछा गया, रेलवे वाले ध्यान सुनिए। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात क्या? हजारों छोटे छोटे जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में। पहले तो देंगे कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में, सबसे ऊंचा है। अन्य जलप्रपात देखिए, सुनिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा तथा संयुक्त अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा है। नियाग्रा किस किस सीमा पर है? यही पूछा था एनटीपीसी की शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। कनाडा, नियाग्रा जलप्रपात किस किस देश की सीमा पर है? तो अमेरिका और कनाडा। समझ आ रहा? अफ्रीका में जाम्बिया, जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। लिख लीजिए, पहला ये क्वेश्चन आया हुआ है। नियाग्रा, अमेरिका और कनाडा। वेनेजुएला के एंजल पे सबसे ऊंचा कौन सा जलप्रपात है? तो एंजल जलप्रपात। ठीक है, और उसके बाद जाम्बिया, जिम्बाब्वे पर विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए अगले वीडियो हम लोग फिर देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। विसर्प देखेंगे, बाढ़ का मैदान। आखिर एक पूछता है ना, घोड़े के नाल का आकार का कैसे कहाँ पे है? आपको देखिएगा इस तरह का है। उसको क्या होता है, गोमुख का निर्माण कैसे होता है, या देखते होंगे ना, ऐसे होता है ना घोड़ा का निर्माण, वो जो छोड़ देता है। हम लोग पढ़ेंगे डीपली, अच्छे से पढ़ेंगे कैसे बनता है। ये देखिए है ना, ये चीज़ चाँप झील कैसे बना, तटबंध कैसे बना, विसर्प कैसे बना, बड़ी मजा आने वाला दोस्त। जय हिंद। आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए, कि अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो नहीं करना, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। हर एक छोटे भाई जो तैयारी शुरू किए हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद। आप सभी को लगे रहिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा देखते हैं।